हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो आपका फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्म्स थी वो सब हमने पढ़ ली थी, सबकी डेफिनेशन हमने जान ली थी, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी छोटे मोटे हमने देख लिए थे। जो आपका ये लेक्चर सेकंड है, लेक्चर सेकंड में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं? एक तो आपको पढ़ाऊंगा सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल कंस्ट्रक्शन, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और जो उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन का नोटेशन कि उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म और फिर नस्ट इक्वेशन भी हम इसमें देख लेंगे। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, जो कि नस्ट इक्वेशन में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और बिल्कुल इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से अगर कोई टीचर क्वेश्चन डाल रहा है तो नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन वो जरूर डालता है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नस्ट इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज का लेक्चर आपका इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से इस लेक्चर को समझ के चलिएगा। अगर आपने पहला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला लेक्चर देख के आइए, क्योंकि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स जितने भी हैं सब क्लियर हो जाएंगे। आगे के लेक्चर्स में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। मान के चलिए मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो पहले आप देख के आइए फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद आप फर्दर लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब तक हमने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन जो कि चैप्टर 1 और 2 हैं वो हमने पूरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर लिए हैं। अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। देखिए आज हमें पढ़ना है कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, इसका सेल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको सेल पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, दो तरीके के आपको मैंने सेल पढ़ाए थे। पहला आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो तरीके के सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो कि आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था क्या था, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ये आपके किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था क्या था इसका एग्जाम्पल था लेड स्टोरेज सेल जो होता है। जो आपके इन्वर्टर वाले बैटराज होते हैं ना, उनको बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, लेड जो मेटल होता है, लेड जो हमारा एलिमेंट होता है उसके सेल बने होते हैं वो, तो वो उनको बोलते हैं हम लेड स्टोरेज सेल, या फिर देसी लैंग्वेज में हम कहें जो इन्वर्टर वाले बैटराज होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। उसके बाद वो हम उसको एनर्जी को यूज में ले सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बात आती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। गिब्स एनर्जी चेंज आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर जो 11वीं क्लास में पढ़ा होगा उसमें आपने गिब्स एनर्जी चेंज पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा अगर गिब्स एनर्जी चेंज हमारा नेगेटिव होता है तो जहाँ पर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि अगर प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा तो डेल्टा जी वहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब बात यह है सर ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस है क्या? तो बात यह है स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप से, सेल्फली। ठीक है, तो जो प्रोसेस अपने आप से अगर होते हैं उनमें हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी, हीट या किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो प्रोसेस अपने आप से सेल्फली अगर हो रहे हैं तो वो होंगे हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ऐसे हम समझ सकते हैं, कोई बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, इस तरीके से समझ लीजिए। तो सोनू जो है वो अपने आप पढ़ता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती माँ बाप को, पेरेंट्स को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद पढ़ता है, खुद स्कूल का सारा होमवर्क करता है, सब कुछ अपने आप से करता है। लेकिन मोनू जो है, मोनू को ज़रूरत पड़ती है, उसको जो है हाथ भी लगाने पड़ते हैं, लात भी लगानी पड़ती है और
डांटना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तरह तरह की उसको मोटिवेशन देनी पड़ती है, तब जाके वो पढ़ता है। तो भाई सोनू तो अपने आप पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है वो सेल्फली प्रोसेस हो रहा है। तो कौन सा प्रोसेस हो, स्पॉन्टेनियस। लेकिन मोनू के साथ हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है, जब वो पढ़ रहा है तभी वो पढ़ता है। तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसमें चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव, और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होता है, मेरा निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल्फली प्रोसेस होता है। उसमें अलग से हमें कुछ सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो हमें वर्क डन करके देता है प्रोसेस, और उसमें पावर हमें मिलती है। पावर इज प्रोड्यूस, इस प्रोसेस में हमें पावर प्रोड्यूस होती है। भाई क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिली तो रही है, तो पावर प्रोड्यूस हो रही है। तो डेल्टा जी इस प्रोसेस में क्या होता है, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पावर प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिल्कुल इसका उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में चेंज होती है, इसमें केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें पावर कंज्यूम होती है उल्टा। आपने देखा होगा जब बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, नहीं स्टोर कर लेते हैं, तो पावर इसमें कंज्यूम होती है। और ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसमें कुछ ना कुछ पावर हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है। इतनी बात आई समझ में। तो ये थी दोनों हमारी बेसिक चीज़ें। उसके बाद बात आती है जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। कौन सा, ये डैनियल सेल, या फिर इसको वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल भी इसको बोल सकते हैं। तो एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जाम्पल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, दो कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये, दो कंटेनर हो गए। अब एक कंटेनर को समझिए पहले, एक कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, एक लिक्विड ले लिया। ये लिक्विड क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रोलाइट बताया था मैंने, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन जो कि हमारे आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। किसका इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा ZnSO4 जो है जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, Zn2+ और SO4 2-। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। और मैंने आपको बताया था जिस चीज़ का जैसा भी हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है वैसे ही उसी चीज़ का हमारा उसमें इलेक्ट्रोड डलता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर मेटल का, जिस पर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस अकर होता है। तो ये हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड, एक रोड होता है, मेटल का रोड इसमें डाल दिया। जब हमारा जिंक सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, मेटल कौन सी है, जिंक, तो मेटल भी कौन सी यूज होगी, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमारा ZnSO4 है तो मेटल हमारी कौन सी होगी, Zn। तो हमारा एक इलेक्ट्रोड कौन सा डाल दिया, जिंक सल्फेट में, Zn का हमारा इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया। ऐसे ही हम दूसरा सेल लेंगे, दूसरे सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, लेकिन इसमें दूसरा लेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब कॉपर मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा डालना पड़ेगा मुझे, कॉपर का, मैंने इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब दोनों को मैंने दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड है, इनको कनेक्ट तो करना पड़ेगा, जब भी तो इसमें करंट फ्लो कराएंगे हम। तो दोनों को मैंने एक वायर से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइस है, ये इसको मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। अब ये वाली जो इलेक्ट्रोड है, ये वाली इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगी, इसमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रोड होती है वो होती है मेरी एनोड, और जो राइट वाली इलेक्ट्रोड होती है वो होती है मेरी कैथोड। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, अभी पहले इसको समझ के चलिए। लेफ्ट वाली एनोड, राइट वाली कैथोड। अच्छा, जनरली अगर हम देखें तो एनोड क्या होता है मेरा, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। एनोड भाई चार चीज़ें होती हैं आपकी, कैटायन, देखो चार चीज़ें होती हैं, कैटायन, एनायन, एनोड और कैथोड। कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एक याद कर लो सिर्फ, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, अनायन उसका उल्टा नेगेटिव चार्ज। ये कैटायन और एनायन किस में यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है। लेकिन ये चैप्टर आपका थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड भी आ रहा है, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, एनोड और कैथोड। एनोड क्या होता है, कैटायन एनायन से बिल्कुल उल्टा। वहां पे एनायन क्या होता था, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे एनोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, यहाँ पर होगा एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। आपका इतनी बात आई समझ में। लेकिन ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है वो नहीं होता है, मतलब जो दिखता है वो नहीं होता है। मतलब एनोड यहाँ पर कैसा होता है,
नेगेटिवली चार्ज होता है। जनरली एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर एनोड कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो टनल जा रही है, दोनों को कनेक्ट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? इस टनल को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया KCl प्लस HNO3। KCl क्या है यहाँ पे? पोटेशियम क्लोराइड, और HNO3 मेरा क्या है यहाँ पर? नाइट्रिक एसिड। ये हमने ले लिया। अब देखिए, जितना सेटअप हमने पढ़ा था, एक सेटअप ये पढ़ा, एक सेटअप ये पढ़ा, कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, और इसको कनेक्ट कर रखा है, तो इतना ये सेटअप, इसको क्या बोलूंगा मैं? एक हाफ सेल। ऐसे ये एक सेटअप हो जाएगा, इसको क्या बोलूंगा मैं? एक हाफ सेल। तो एक हाफ सेल ये हो गया, एक हाफ सेल ये हो गया। और सॉल्ट ब्रिज जो है मेरा, किसको? दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा है। तो देखिए, सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज के मेनली दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये कि पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा रीजन ये होता है, जब हमारा इसमें ये प्रोसीजर जो अभी समझाने वाला हूँ वो चालू हो जाएगा, तो कुछ कैटायन यहाँ से कम होंगे, तो उस कैटायन को यहाँ से कैटायन प्रोड्यूस, यहाँ से अपने मतलब KCl है, KCl कैसे टूटेगा? K प्लस और Cl माइनस। अगर मान लीजिए इस वाले हाफ सेल में हमारा क्या कम हो रहा है? प्लस वाला कम हो रहा है, तो प्लस वाला इधर को डाल देगा। अगर माइनस वाला कम हो रहा है, माइनस वाला इधर को डाल देगा। अगर प्लस वाला आयन इस वाले में कम हो रहा है, तो प्लस वाला इधर डाल देगा, और माइनस वाला कम हो रहा है, तो माइनस वाला आयन इधर को डाल देगा। तो मेनली सॉल्ट ब्रिज में जो हमारा सॉल्ट होता है, क्या काम कराता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है दोनों सेल्स को। क्या क्या बताया मैंने सॉल्ट ब्रिज का काम? पहला काम तो ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करके रखता है, और दूसरा काम ये कि हमारा जो सॉल्ट है वो दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रलाइज करता रहता है, ठीक है। चार्ज ज़्यादा कम ज़्यादा होने नहीं देता। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, इसकी वर्किंग होती कैसे है। तो देखिए, बात सुनिए मेरी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। एनोड जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर करेगा। क्या प्रोसेस अकर करेगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग आपको ट्रिक बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, एनोड होगा, और उसमें हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिंक जो है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस कर देगा, मतलब डोनेट कर देगा एक तरीके से। तो जिंक जो है किस में चेंज हो जाएगा? एट एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जिंक क्या है? सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रोड है, तो मैंने S लिखा है। और किस में चेंज हो रहा है? Zn2+ में चेंज हो रहा है। और दो इलेक्ट्रॉन 2+ में कब आएगा भाई? 2+ में दो उसमें प्लस चार्ज आ रहे हैं, तो इसका मतलब दो डोनेट कर रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे? Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब Zn2+ बन गया तो सॉल्यूशन मेरा कैसा है? ZnSO4, मतलब Zn2+ SO4 2-। तो Zn2+ तो ZnSO4 मतलब सॉल्यूशन के साथ हो जाएगा। पहले सॉलिड स्टेट में था, अब किस स्टेट में हो जाएगा? ये एक्वस स्टेट में हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रहेगी। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा? Zn जो है किसमें चेंज हो रहा है? Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी रिएक्शन पहली हाफ सेल में ये रिएक्शन हो रही है। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से? ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भाई साहब हमारे घूमते फिरते इधर आ जाएंगे इस वाले हाफ सेल में। इस वाले हाफ सेल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो ये CuSO4 है, CuSO4 कैसे है? Cu2+ और SO4 2- में है। तो ये वाले Cu2+ जो है मेरा, Cu2+ क्या करेगा? वो वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इधर से चल के 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं भाई, 2+ है, उसे तो न्यूट्रलाइज होना है। कोई भी चार्ज स्पीसीज होगी अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगी। तो Cu2+ जो होता है वो जिंक की तरफ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको एकदम से कैच कर लेता है। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन कैच कर लिए, तो मेरा क्या बन गया? कैथोड है। कैथोड क्या है हमारा? पॉजिटिवली चार्ज। जब इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो देखिए, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। मतलब Cu2+ जो मेरा है, ये इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको कैच कर लेगा और क्या बना लेगा? ये कॉपर बना लेगा। पहले Cu2+ है, Cu2+ कैसी फॉर्म में? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक्वस फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन कैच कर लेगा, प्योर कॉपर बना लेगा। और प्योर कॉपर हमारा किस फॉर्म में है? यहाँ पे इलेक्ट्रोड की फॉर्म में है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? हमारा जिंक जो है रोड, वो धीरे धीरे एक्वस फॉर्म में जा रहा है, मतलब सॉलिड स्टेट गल रही है। यहाँ पे मैंने
ब्लू मार्कर से दिखा रखा है कि थोड़ी थोड़ी ये इस इलेक्ट्रोड हमारी गल रही है, मतलब थिन हो रही है। और ये वाला मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है कि इस पर कॉपर की कोटिंग धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ रही है, मतलब ये थिक हो रही है। तो ये वाली थिन हो रही है, ये वाली थिक हो रही है। अब ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा, इस पर ऑक्सीडेशन, इस पर रिडक्शन, इस पर ऑक्सीडेशन, इस पर रिडक्शन, इस तरीके से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन का हमारा इधर से इधर फ्लो चलता रहेगा। अब एक बात बताइए, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा नहीं होगा? करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है या फिर फ्लो ऑफ आयन से प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, जिधर को हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर, तो करंट किधर डायरेक्शन में फ्लो होगा? इधर से इधर। इतनी बात आई समझ में? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हो रहे हैं तो आप कहेंगे एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हो रहे हैं। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आप कहेंगे कैथोड से एनोड की तरफ आपका करंट फ्लो हो रहा है। इतना प्रोसेस आ गया समझ में? तो ये दोनों रिएक्शन ये हो रही हैं, एनोड पे हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन। दोनों की ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो दोनों को प्लस कर दूंगा, Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख ली। मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं क्योंकि वो कट जाएगा, मान लीजिए लिख लिया मैंने, गिव्स अस Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया तो क्या बचा हमारा ओवरऑल? Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स अस Zn2 प्लस Cu। ये हमारी ओवरऑल टोटल रिडॉक्स रिएक्शन आ गई। अब एक बात आती है सेल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेल नोटेशन, मतलब उस सेल को हम दिखाएंगे कैसे। तो देखिए ऐसे दिखाते हैं, जिंक है हमारा, पहला क्या हुआ हमारा? जिंक से Zn2 बना, तो एक हाफ सेल को यहाँ दिखा दिया, एक हाफ सेल को हमने यहाँ दिखा दिया, बीच में क्या दिखा दिया? सॉल्ट ब्रिज दिखा दिया। देखिए पहला हाफ सेल पे क्या हुआ हमारा? Zn से Zn2 बना, तो Zn सॉलिड से इसको स्लैश कर दिया, मतलब ये इसको सेपरेट कर रहा है। तो Zn से हमारा क्या बनना है? Zn2 इस तरीके से इसको नोटिफाई कर दिया। फिर बीच में 2 डंडे लगाएंगे, इन 2 डंडे का मतलब क्या है? ये सॉल्ट ब्रिज। क्या है? 2 डंडे का मतलब कि सॉल्ट ब्रिज आ रहा है इन दोनों के बीच में। भाई दोनों सेल के बीच में, इस सेल के बीच में और इस सेल के बीच में क्या आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज आ रहा है। तो एक सेल का नोटिफिकेशन ये हो गया, दूसरे सेल का मैं क्या करूंगा? Cu2 से क्या बनना है हमारा? Cu बनना है, तो Cu2 सेपरेशन Cu। इतनी बात आ गई समझ में? तो ये एक सेल ये हो गया, एक सेल हमारा ये हो गया, मतलब एनोड हाफ सेल ये हो गया और कैथोड हाफ सेल हमारा ये हो गया। और दोनों को सेपरेट क्या कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डंडों से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका क्या बोलते हैं? इसको सेल नोटेशन। तो इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाँ, अब बात आती है ट्रिक की। तो देखिए जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल ट्रिकी बेस्ड है, यही हमारे चैनल को यूनिक बनाता है। तो इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की मैंने आपको ट्रिक बताई दी थी। क्या बताई थी? ऑयल रिग। क्या बताई थी? ऑयल रिग मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताया था। इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है लोन, LOAN। लोन का मतलब क्या है? L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, N मतलब नेगेटिव। मतलब क्या है? LO मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होता है। ये याद करने की ट्रिक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो लेफ्ट साइड क्या हो रहा है मेरा? ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट साइड क्या है मेरी? एनोड है, और वो एनोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो सब चीज़ का हल हो गया बिल्कुल। एक सेल याद कर लो, दूसरा सेल बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे? लेफ्ट साइड मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लेफ्ट साइड मेरी क्या है? एनोड है, और वो एनोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। एक सेल हमारा याद हो गया। दूसरा सेल क्या हो जाएगा? राइट साइड मेरा क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा, और वो क्या होगी? कैथोड होगी, और वो क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो सिर्फ इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या याद करना है आपको? लोन याद करना है। लोन मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एंड लेफ्ट साइड इज एनोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। इतनी बात आई समझ में? तो इसकी वर्किंग भी हमने समझ ली, किस तरीके से इक्वेशन को हम लिखते हैं, किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हमने जान लिया। और इसको किस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इसका नोटेशन लिखते हैं, वो भी हमने जान लिया। उसके बाद पढ़ते हैं SEP। SEP क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हमारा जो हाफ सेल है, ये हमारा क्या है? हाफ सेल है, इसकी जितनी भी स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी है, उसकी अगर कंसंट्रेशन मेरी यूनिटी हो जाए, यूनिटी मतलब 1,
अगर उसकी कंसंट्रेशन मेरी यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। और उस टाइम पर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, उस सेल का, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, उसको मैं क्या बोलूँगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब SEP। SEP क्या होता है? जब भी हमारे हाफ सेल की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाई जाती है, और उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि SEP। इतनी बात आ गई समझ में? उसके बाद पढ़ते हैं हम नास्ट इक्वेशन। देखिए नास्ट इक्वेशन क्या है? हाफ सेल के रिगार्डिंग नास्ट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन प्रोवाइड कराई जिससे हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम उसका निकाल सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ये इक्वेशन है। देखिए अगर कोई भी हमारी सिंगल हाफ सेल है, सिंगल हाफ सेल में देखिए जैसे इसमें क्या हो रहा था हमारा, इसमें हमारा Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना रहा था। इसको ही कंसीडर कर लीजिए, कोई भी हमारा मेटल है उसके ऊपर N+ चार्ज है, जैसे उस पर 2+ चार्ज था, मान लिया हमने N+ चार्ज है, हमें नहीं पता कितना भी चार्ज हो सकता है, 1 2 3 100 कितना भी उस पर चार्ज हो सकता है, हमने N मान लिया, कोई भी मेटल M मान लिया। अगर मैं उसमें उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ तो N इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसे 2+ चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तभी तो वो न्यूट्रलाइज होकर कोई चार्ज नहीं बचेगा उस पर। तो इसमें N+ चार्ज है तो इसमें N इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर दूंगा तो उस पर मेटल पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो M जो है N+ है, तो इसमें N इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें ऐड कर दूं क्या बन जाएगा हमारा? सिंपल मेटल बन जाएगा। ये एक्वस फेज में था, जो हमारे आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, एक्वस फेज में होते हैं, तो ये हमारा जो मेटल बनेगा वो हमारा सॉलिड स्टेट में बनेगा। इतनी बात आई समझ में? अब इसकी बात जो है नर्स ने जो इसके रिगार्डिंग इक्वेशन दी थी, नर्स ने क्या कहा कि हमारा जो EMF होगा सेल का वो E सेल होगा, और वो किसके बराबर होगा? E0 सेल। E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे उस सेल का EMF माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हमारी इक्वेशन उसने दी थी। तो बात यह है, E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे EMF है, सेल का जो EMF है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। F क्या है मेरा? F है मेरा फैराडे कांस्टेंट, जो कि क्या होता है? 96,500, कितना होता है? 96500 कूलम इसकी वैल्यू होती है। R क्या है मेरा? R है मेरा गैस कांस्टेंट, क्या होती है इसकी वैल्यू? 8.314। और T क्या है? टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर पे वो रिएक्शन अगर हो रही होगी। तो देखिए फैराडे कांस्टेंट जो होता है वो होता है 96,500। लेकिन फैराडे होता क्या है? फैराडे कांस्टेंट होता है कि कितना हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, कितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। अब वो कैसे निकालेंगे? 96,500 वैल्यू आई कैसे, ये भी आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, इतना आपको पता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 × 10⁻23। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 को 6.022 × 10⁻23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96488 कूलम, 96,488 कूलम ये आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इसको हम लिख देते हैं 96,500 कूलम। ठीक है, तो ये यहाँ से आया है। और 96,500 क्या होता है? 1 फैराडे के इक्वल होता है। तो अगर मैं बात करूँ 298 केल्विन, जो कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, 298 केल्विन मतलब ये बात कर रहा है रूम टेम्परेचर की, 25 डिग्री सेल्सियस की। तो उस टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूँ 2.303 तो ऐसे लिखा जाएगा, R की जगह 8.314 लिख सकता हूँ। टेम्परेचर मैंने 298 केल्विन ले लिया। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं पता कितने एक्सचेंज हो रहे हैं तो N ही लिख दिया। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट मतलब 96,500 लिख दिया। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है? ये इक्वेशन में ये ली थी, प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये है, रिएक्टेंट हमारा ये है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब M सॉलिड स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन और Mn एक्वस स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन। इतनी बात आई समझ में? अब देखिए जो हमारी कंसंट्रेशन जो भी सॉलिड स्टेट में होती है उसको कभी भी हम कंसीडर नहीं करते, उसको हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, और अगर आप पढ़ेंगे जो इसका 4th चैप्टर है
काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें भी हम सॉलिड की कंसंट्रेशन कभी भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करती हमारी रिएक्शन में, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, यूनिटी मान के चलते हैं। तो देखिए जो हमारी एम एस है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसके जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 0.0591, तो क्या हो जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस, ये हमारी क्या आ गई, नर्स इक्वेशन। पूरी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये इसका फाइनल जो मैथमेटिकल डेरिवेशन था वो इसका फाइनल ये है। यहाँ इसका भी हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, लेकिन उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हमने लीव कर दिया। और एन क्या है कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो Zn से Zn 2+2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, Cu 2+2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और अगर मैं ये नर्स इक्वेशन इसमें लगाऊं, इस वाली इक्वेशन में मैं लगाऊं, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बनना है मेरा, देखिए ये वाली ओवरऑल रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या बनना है, Zn2+ और प्लस Cu, और रिएक्टेंट क्या है हमारा Zn प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, Zn2+ की कंसंट्रेशन और Cu की कंसंट्रेशन, लेकिन ये सॉलिड में है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, केवल प्रोडक्ट में Zn2+, और इसमें इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल Cu2+। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह क्या रख दूंगा, मैं 2 रख दूंगा, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मतलब Zn2+ अपॉन Cu2+। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के लिए हम लिख देंगे। तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे आगे, और एक्सरसाइज में भी इसके न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी रहेगा, बाकी आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमने पूरा कंस्ट्रक्शन देख लिया, इसकी वर्किंग देख ली, इसकी इक्वेशंस देख ली, रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन, ये सब देख लिया हमने। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन समझी। नर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए भी हमने डिराइव कर ली कि किस तरीके से उसको लिखेंगे हम। और आज का लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से शायद आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को देखिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।